नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। तिमाही नतीजों का सीजन खत्म हो गया और इस बार ज्यादातर जो नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन कोई बड़ा पॉजिटिव या सरप्राइज कहें वो देखने को नहीं मिला। जबकि आईटी सेक्टर से निराशा हाथ लगी, कमेंट्री जो आई थोड़ी सी निराश करने वाली रही। तो Q1 नतीजों के विश्लेषण के लिए हम लेकर आ गए हैं ये खास शो, तिमाही नतीजों का तर्कश। और इसमें हम समझेंगे कि इस नतीजों से संकेत क्या मिल रहा है, कौन से नतीजे अच्छे रहे, कौन से बुरे रहे, कौन से तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगे, इसकी हम पड़ताल करेंगे। और इस सीरीज के इनफैक्ट हम कह लें कि पहले पार्ट में हम आईटी, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस शेयरों के नतीजों को समझेंगे, साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस सेक्टर में अभी कहां पर निवेश किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं तिमाही नतीजों का तर्कश। तो तिमाही नतीजों का तर्कश में हमारे साथ हमारे आज दो मेहमान हमारी मदद करने वाले हैं। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के गिरीश सोडानी और एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। इन दोनों मेहमानों को अपने साथ में जोड़ेंगे। गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में सनी को भी जोड़ लेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं उस सेक्टर से जिसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर रही है। अमेरिका से थोड़े संकेत खराब रहे, वहां पर महंगाई की टेंशन रही, डिमांड को लेकर तनाव रहा, और इसके चलते कोविड के दौरान या फिर कोविड के थोड़े मोड़े बाद हमने जो एक जबरदस्त रिकवरी या तेजी देखी, वो सारी की सारी तेजी फिर हवा होते हुए हमने देखी। सवाल यह कि नतीजे क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, इसका जरा विश्लेषण कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे नतीजे रहे, कहां सरप्राइज आया, कहां नतीजे अच्छे रहे, कहां से चिंता के बादल अभी छंटे नहीं है। आईटी के नतीजों का पूरा हाल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनीशा जैन। अनीशा, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आईटी सेक्टर, क्योंकि तमाम ऐसी कंपनीज हैं जिनके साइज बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं ये कंपनियां बाजार को भी दिशा देने का काम करती हैं, नतीजे कैसे नजर बताइए। वेल, आईटी सेक्टर से Q1 में वीक अर्निंग्स की उम्मीद थी और वैसे ही नंबर आए थे। देखा जाए तो मिड कैप कंपनीज ने काफ़ी बेटर नंबर रिपोर्ट किए थे लार्ज कैप कंपनी से, बट ओवरऑल सेक्टर में काफ़ी वीकनेस है। जो लास्ट ईयर हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे थे वो अब मिड सिंगल डिजिट तक पहुंच गई है। एंड जो ब्रॉड थीम्स निकल के आ रही हैं वो ये था कि रेवेन्यू सब कंपनीज का लोअर था एक्सपेक्टेशन से, बिकॉज रैम डाउन हुए थे ग्लोबल कंपनीज में। हेडकाउंट में हमने देखा है इस क्वार्टर में काफ़ी रिडक्शन हुआ है। लास्ट ईयर हम लोग बात कर रहे थे कैसे कंपनीज एक क्वार्टर में 10-10 हज़ार 30,000 लोगों को ले रहे थे। इस बार एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिडक्शन हुआ है और काफ़ी कंपनीज ने ऑन बोर्डिंग्स डिले कर दी है। काफ़ी कंपनीज ने इस बारे में बात भी की है। डील विंस हालांकि काफ़ी अच्छी रही है इस क्वार्टर में भी। बड़ी कंपनियों ने काफ़ी अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं, बट डील विन साइन करने के बावजूद कंपनीज रिकवरी की कोई टाइमलाइन देने को रेडी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं काफ़ी कन्विक्शन से कि सेकेंड हाफ में रिकवरी होगी या नहीं। अभी तक सब कंपनीज का यही मानना है कि अभी वीकनेस है और वेट एंड वॉच मोड में है वो। अगर गाइडेंस की बात करें तो कोफोर्ज, एल&टी टेक, एचसीएल टेक, मैस्टेक, ये छोटी कंपनियों ने अपनी गाइडेंस मेंटेन रखी है पूरे साल के लिए, बट जो कि बड़ी कंपनीज है इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस एज वेल एज विप्रो, इन सब ने अपनी जो गाइडेंस है या जो कमेंट्री है उसको थोड़ा ट्रिम डाउन किया है। ग्रोथ की भी बात करें तो जो लार्ज कंपनीज है, काफ़ी कंपनी ने नेगेटिव से +1% काइंड ऑफ ग्रोथ दिखाया था। मार्जिन सबका ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस डिक्लाइन हुआ था बिकॉज कॉस्ट प्रेशर्स अभी भी हैं एंड कुछ कंपनियों में वेज इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आया था। डील विन सब कंपनीज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। नेट हेडकाउंट आपके सामने आएगा, वो सब में मोस्टली एक रिडक्शन देखने को मिला है। टीसीएस का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट आया था वो ये था कि इस साल के लिए डबल डिजिट ग्रोथ काफ़ी टॉल आस्क रहेगा। विप्रो ने बोला कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड हुआ है इसलिए उन्होंने वीक हुआ है, इसलिए उन्होंने गाइडेंस जो नेक्स्ट क्वार्टर का है काफ़ी वीक दिया है। एचसीएल टेक ने बोला था कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ हो सकती है, बट वो अभी उसकी टाइमलाइन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। और एलटीआई माइंडट्री ने भी बोला कि डबल डिजिट ग्रोथ इस साल में काफ़ी चैलेंजिंग होगा। वैल्यूएशन की भी बात करें तो ये कंपनी क्लोज टू 5 ईयर एवरेज है, उससे थोड़े कम पे ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कंफर्ट है। बट कमेंट्री जो निकल कर आई है एनालिस्ट की भी पोस्ट दिस अर्निंग्स नंबर्स, डाउनग्रेड्स आए थे काफ़ी कंपनी में और ये लग रहा है कि Q2 भी थोड़ा वीक होने वाला है एंड प्रॉबेबली Q3 से ही हम वो रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो डील के अच्छे आंकड़े आए लेकिन रिकवरी को लेकर भरोसा नहीं है। और जो तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे इन्फोसिस हो, इसके अलावा एचसीएल टेक, टीसीएस,
कमेंट्री उतनी कन्विंसिंग नहीं है जिससे बेहतर भविष्य की आस जगे। और अगर हम गाइडेंस की ओर लेकर कटौती की बात करें तो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, इन दिग्गजों ने गाइडेंस में कटौती की है। और अगर हम शेयर के प्रदर्शन को देखें तो मिड कैप में प्रदर्शन बेहतर रहा है और वहां पर गाइडेंस को मेंटेन रखा गया है। हम कोफोर्ज की बात कर लें, मैस्टेक की बात करें या फिर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें, एचसीएल टेक थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन रहा है दिग्गजों की अगर बात करें तो वहां से ज़्यादा निराशा हमने देखी नहीं है। लेकिन कमेंट्री थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ रही है। एक चीज़ जो फेवर में है वो ये है कि 5 ईयर के जो एवरेज जो वैल्यूएशंस हैं उसके मुकाबले वैल्यूएशंस अभी भी आईटी कंपनीज के कम हैं, थोड़े थोड़े या फिर उसके पास कहीं कहीं पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि जब कंपनीज को भी भरोसा नहीं लग रहा है, अपने भविष्य को लेकर बहुत अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में सेक्टर में आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, जरा समझ लेते हैं गिरीश जी से। और सनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, आपके पास आएंगे। आईटी कंपनीज ने देखिए निराश किया है, विप्रो ने कुछ ज़्यादा ही निराश किया। भाव हमने 400 रुपये के आसपास लंबे समय तक देखा। बाकी कंपनीज भी के शेयरों की बात करें तो ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुए और नतीजे वो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं, वो भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। और जहां से इनकी ज़्यादा आय निकल के आती है वहां पर जो चिंताएं हैं वो कमोबेश जस की तस बरकरार हैं। आपको लगता है सनी कि रिकवरी वाली पाथ पर जाएंगे? और अगर किसी के पास ये शेयर हैं या अगर कोई निवेश करना चाह रहा है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो बेसिकली बहुत से पॉइंट्स आपने और आपकी टीम ने ऑलरेडी कवर कर लिए आईटी सेक्टर को लेकर के। बस मैं एक या दो पॉइंट उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आए आईटी के बाद, उसके बाद जो यूएस फेड ने कहीं ना कहीं यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ है वो अपग्रेड किया है और जो रिसेशन का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं अब थमता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें कि यूएस मार्केट में जो डेटा है काफी सपोर्टिव है, जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है 2023 की 0.4 से बढ़कर के 1% कर दी गई है। तो ये काइंड ऑफ मार्जिनली पॉजिटिव कमेंट्री आईटी के लिए आ रही है। और कल हमने देखा कि कहीं ना कहीं रूपी एक ऑल टाइम लो 83 के पार चला गया था। तो मे बी दिस कैन बी अनदर टेलविंड फॉर आईटी सेक्टर, जो कि सीट या एनालिस्ट ने अभी तक इसे डिस्काउंट नहीं किया है। सॉरी, हैविंग सेड दैट, ये बात तो पक्की है कि शॉर्ट टर्म में आउटलुक क्लाउडेड है। डेफिनेटली Q2 के नतीजे खराब रहे, अनुमान के आसपास रहेंगे या खराब रहेंगे। और बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो जिस तरह से डील विन्स हम देख रहे हैं, वेदर इट इज इन्फोसिस, रिसेंटली अभी जितनी भी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी है, सब में अच्छी डील विन्स हमने देखी है। और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 साल में हमें देखने मिलेगा ये सब कंपनीज में। और वैल्यूएशन का पॉइंट जो आपने जो बहुत सही कवर किया है कि वैल्यूएशन ऑलमोस्ट जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वैल्यूएशन हो गया था 2022 में, कहीं ना कहीं 2023 में अब जाके 23-24 में अब ये जाके कहीं ना कहीं वैल्यूएशन एक कंफर्टेबल लेवल पे आ गए हैं, स्पेशली फॉर लार्ज कैप कंपनी। और इवन मिड कैप कंपनी जो 50, 50, 55 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चलती थी वो घट के 30-35 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ गई है। तो ओवरऑल मुझे आईटी सेक्टर में ये लगता है कि डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड है, अपसाइड के लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट हालांकि सिंस दिस आर द वेरी हाई डिविडेंड पेइंग कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन, अगर कोई लंबी अवधि का इन्वेस्टर है तो ग्रेजुअली एसआईपी रूट के थ्रू ये सब क्वालिटी बिजनेसेस से एक्यूमुलेट कर सकता है। अगर मैं मिड कैप और लार्ज कैप में थोड़ा सा की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कहीं ना कहीं मिड साइज कंपनी जो है, मिड और स्मॉल साइज कंपनी, उसमें ग्रोथ रिलेटिवली बेटर आ रही है बड़ी कंपनियों के मुकाबले। और वहां शायद थोड़ा बहुत ऑन रिलेटिव बेसिस अल्फा या ज्यादा पैसा बनाने का मौका बन सकता है आईटी कंपनी में। ठीक है, ठीक है। तो सनी, आपको क्या लगता है कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप जो है बेटर प्लेस्ड हैं? अगर हाँ तो आपका कन्विक्शन कहां पर है? तो अभिषेक जी, अगर मुझे मिड साइज कंपनीज में अगर मुझे बेट करना होगा तो आई विल लाइक टू बेट ऑन 3 कंपनीज। मेरा सबसे पहला पिक रहेगा एलटीटीएस। आईटी कंपनी कहने के लिए आईटी कंपनी है, बट मेरा तो ये मानना है कि ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग कंपनी है। जितने भी जो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम, हाईटेक, मेडिकल डिवाइसेस, इनको आईटी सर्विसेज, बेसिकली ईआरडी जो सर्विसेज कहते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सर्विसेज ऑफर करती हैं। करंट मार्केट प्राइस 4245 है। मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने में कंपनी का जो लक्ष्य है 4600 रुपीज का होना चाहिए। अगर हम इनके गाइडेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 24 में कंपनी ने 20% प्लस का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन रखा है।
एट द सेम टाइम इनका जो एस्पिरेशन है $1.5 बिलियन का FY25 में, वो इन्होंने मेंटेन रखा है। ईबिट मार्जिन भी कंफर्टेबल है, ROE भी काफी अच्छी है। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करता हूँ, TTM पे ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे 30 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी यहाँ अपसाइड की गुंजाइश बन सकती है। और इसके बाद में दो छोटी कंपनीज पिक करना चाहूंगा। एक है पहले एसलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड, स्मॉल कैप है, 2000 करोड़ 2100 करोड़ का मार्केट कैप है तकरीबन। करंट मार्केट प्राइस 14,1432 है। मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 6 से 12 महीने के एंगल से 1800 रुपए का। कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी फाइनेंशियल्स और बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। और इनका जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा यूनिक है, जो कि पे पर यूज मॉडल है, जो कि जितनी भी ट्रैवल कंपनीज हैं, एयरलाइन कंपनीज हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स होता है। अगर हम सेल्स और पैट की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 122 करोड़ का सेल और 32 करोड़ की पैट रिपोर्ट करी थी, दर्ज की थी जून क्वार्टर में। ट्रेलिंग 12 मंथ में तकरीबन 130 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 17 टाइम्स है। और कंपनी के जो रिटर्न रेशियो है काफी अच्छे हैं, तकरीबन 56% के ROC कंपनी जनरेट करती है, ROE ROC। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अंडर वैल्यूएशन है, इग्नोर्ड स्टॉक है। तो ये एक स्मॉल कैप IT पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। और एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है इसमें, वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि FSL के नाम से जानी जाती है। करंट मार्केट प्राइस 150 है, मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू 180 है। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो BFS है, BFSI हेल्थ केयर CMT सेगमेंट, इसमें बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने कहीं ना कहीं 2 से 5% का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है FY24 का, वो मेंटेन किया है डिस्पाइट अ सबड्यूड नंबर इन फर्स्ट क्वार्टर। और जो कंपनी ने कहीं ना कहीं ये भी गाइड किया है कि हर साल 25 से 30 बेसिस पॉइंट से इनके मार्जिन एक्सपांड होंगे। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। मुझे लगता है कि ये एक मिड साइज कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए IT स्टॉक। ठीक है, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसके अलावा फर्स्ट सोर्स और एक्सेलिया सॉल्यूशंस, ये 3 शेयर सनी की तरफ से। गिरीश जी, आपके लिस्ट में कौन से हैं? आपको भी मिड कैप वाला खेमा ही पसंद है या फिर लार्ज कैप में भी कुछ सुझाएंगे आप? यूजुअली मुझे पसंद तो मिड कैप ही रहता है, बट इस बार मैं लार्ज कैप में ही बेट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की कंपनीज के नए डेवलपमेंट्स आए हैं और जो कंपनीज का नया स्ट्रक्चर आया है, क्योंकि अब जो बिग साइज बिग शॉट्स भी हैं, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, HCL टेक हो गया, ये सारी कंपनीज बड़े ऑर्डर्स को ना फोकस करते हुए अब छोटे ऑर्डर्स के ऊपर या मिड साइज ऑर्डर्स के ऊपर फोकस करिए। और जैसे अब हमारा RBI की तरफ से UI के डेवलपमेंट्स के ऊपर, AI डेवलपमेंट्स के ऊपर काफी काम चल रहा है, एंड हमारे डोमेस्टिक बैंक से भी इन लोगों को काफी ऑर्डर्स आएंगे, तो हमारे लिए बिग प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा मूव करना आसान रहेगा। तो मैंने इन्फोसिस और विप्रो चुना है। इन्फोसिस के बेसिकली मेरे इन्फोसिस के और विप्रो के दोनों के रीजन बिहाइंड यही है कि मुझे उनके टारगेट्स, ओरिएंटेशंस और जो फर्दर एक्सपांशन पॉलिसीज जो कंपनी ने डिक्लेयर करी थी लास्ट क्वार्टर में, जो इनके प्रॉफिट जंप्स भी आए थे, दोनों पैट ग्रोथ हुआ था, दोनों के बेसिस पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ। इन्फोसिस का मैं टारगेट बेसिकली 1600 के आसपास का एक रेंज लेके चलना चाहता हूँ अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। और विप्रो का जो मेरा टारगेट है वो 465 के आसपास का रहेगा अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, तो गिरीश जी के शेयर विप्रो पर भरोसा है, 465 6 महीने के लिए टारगेट ये है। लेकिन FMCG कंपनियों की जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि FMCG कंपनियों से ये साफ हो जाता है कि देश में मांग की स्थिति कैसी है, ग्रामीण इलाकों में कैसी डिमांड की स्थिति है, इकॉनमी कैसा कर रही है। और इस पर जानकारी देने के लिए, नतीजे कैसे बताने के लिए विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, हाल फिलहाल भी हमने देखा है कि तमाम कंपनियां फोकस में रही हैं, चाहे वो हम ब्रिटानिया की बात कर लें या फिर ITC की बात कर लें, अलग अलग वजहें भी रही हैं। डिमर्जर वाला भी केस रहा ITC में होटल कारोबार का। आप ये बताइए कि नतीजे कैसे रहे, क्योंकि ग्रामीण डिमांड को लेकर कंसर्न रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं एक की एरिया रहा है जिस पर हम लगातार फोकस करते हैं। तो क्या नतीजे ठीक आए हैं ज़्यादातर या फिर कुछ चिंता के बादल हैं? अभी थोड़े चिंता के बादल हो सकते हैं, क्योंकि अभी वापस से थोड़ा इन्फ्लेशन, जैसे देखें कि महंगाई बढ़ गई है, व्हीट
प्राइसेस में, टमाटर प्राइसेस में, तो वहाँ पे थोड़े कंसर्न्स है। पर ओवरऑल क्वार्टर 1 के नंबर्स देखें तो यस, मार्जिन में एक्सपेंशन हुई थी कि क्योंकि ये क्वार्टर में हम लोग ने देखा था कि मेनली कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुई थी। सेल्स इन लाइन ही आए थे मोस्टली एस्टिमेट्स के हिसाब से, स्ट्रीट एस्टिमेट्स देखे या ओवरऑल एस्टिमेट्स के, मोस्ट कंपनीज के सेल्स इन लाइन आए थे। रूरल में भी थोड़ी रिकवरी तो दिख ही रही है, थोड़ी पॉजिटिव साइंस दिख रही है कि यहाँ पे भी अभी रिकवरी होएगी और आगे जाते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिकवरी बढ़ती जाएगी और आगे भी रहेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो निकला है कि ये टाइम मोस्ट कंपनीज ने हाईलाइट किया हुआ है कि रीजनल कंपटीशन जो है, जो लोकल कंपटीशन है कंपनीज के लिए, वो बढ़ चुके हैं। तो मास प्रोडक्ट्स की ये जो लोकल कंपनीज है वहां पे ज्यादा बिक्री हो रही है, तो स्मॉलर कंपनीज काफी अच्छे कर रहे हैं वर्सेस लार्जर कंपनीज देखे तो, और स्मॉलर कंपनीज में काफी अच्छी गेन, मार्केट शेयर गेन भी हो रही है वर्सेस लार्ज एफएमसीजी कंपनीज। तो जैसे देखें कि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात करें तो बड़ी कंपनियों के लिए वॉल्यूम ग्रोथ काफी सबड्यूट रहे थे, पर स्मॉलर कंपनीज के लिए जैसे ज्योति लैब्स, मिसेस बेक्टर फूड, इमामी, बिकाजी, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे क्वार्टर 1 में, उनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई थी और मार्केट शेयर्स की भी इंक्रीज थी की थोड़ी क्षमता वहां पे भी है। ओवरऑल देखें तो स्पेसिफिकली हाईलाइट करी हूँ एचयूएल और मैरिको, क्योंकि उन्होंने अपने बताया था कि उन्होंने मास प्रोडक्ट्स में थोड़ा स्ट्रेस देखा था उनके थोड़े सेगमेंट्स में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ओवरऑल आगे जाते हुए आउटलुक मैनेजमेंट ने बताया कि यस, रिकवरी तो दिख रही है रूरल एरिया में। वो लोग हाईलाइट भी कर रहे हैं कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन हुई थी लास्ट 2 क्वार्टर में, मे बी उसका इफेक्ट 2-3 क्वार्टर, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में दिखने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। और उनकी एक्सपेंशन प्लान्स, एड स्पेंड्स की क्या है, ये इंपॉर्टेंट आउटलुक्स जो है ये वॉच आउट करेंगे कंपनी के हिसाब से। पर ऑल इन ऑल देखें तो एचयूएल के नंबर्स बिलो एस्टिमेट थे, टाटा कंज्यूमर्स इनलाइन था, नेस्ले भी इनलाइन था, ब्रिटानिया बिलो था, आईटीसी अच्छे नंबर्स थे, कोलगेट अच्छे नंबर्स थे। तो मिक्स्ड नंबर्स, मिक्स्ड इंडिकेशंस आ रही है डिफरेंट सेगमेंट से देखें तो एफएमसीजी में। ठीक है, तो कोई एक तरफा कोई ट्रेंड नहीं है। आईटीसी अनुमान से बेहतर, कोलगेट अनुमान से बेहतर, ब्रिटानिया अनुमान से कमज़ोर, नेस्ले अनुमान के मुताबिक, टाटा कंज्यूमर अनुमान के मुताबिक, एचयूएल अनुमान से कमज़ोर। ये प्रदर्शन रहा है एफएमसीजी कंपनीज़ का। लेकिन एक तनाव जिसको कि विनी भी हाईलाइट कर रही है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि कमोडिटीज़ का जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि वीट महंगा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि चीनी के भाव कहीं ऊपर जा रहे हैं। इस एडिबल ऑयल ज़रूर थोड़ा सा नीचे आया था, वो एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव था। लेकिन ज़रा समझते हैं अपने एक्सपोर्ट से। सनी, एफएमसीजी में आप अब कहाँ दांव लगाएंगे? क्या कुछ नए स्टॉक्स चुनेंगे जो थोड़े आउट ऑफ फ्लेवर रहते हैं, या फिर जो दिग्गज हैं, जो बड़े हैं, जिनमें पोटेंशियल है कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ को और इंक्रीज करने की, उनके साथ ही रहेंगे? अभिषेक जी, मैं एफएमसीजी में डेफिनेटली जो बड़ी कंपनीज हैं उन पे कोई डाउट नहीं है, दे आर आवर क्वालिटी बिजनेसेस। एचयूएल, आईटीसी, डाबर, मैरिको, उसमें नेस्ले हो गया, कोलगेट हो गया। बट अगर मुझे बेट करना होगा करंट जंक्शन में, तो मैं थोड़ा सा कंज्यूमर स्टेपल के अलावा दूसरी कंपनीज में मैं थोड़ा सा ध्यान बटाना चाहूंगा। वो है मेरा पिक रहेगा कंजम्पशन सेक्टर में पहला इंडियन होटल। हालांकि एफएमसीजी कंपनी नहीं है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी है। मार्केट कैप तकरीबन 54,000 करोड़ का है, करंट मार्केट प्राइस 380-382 के आसपास है। मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 450 रुपीज है। वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन इन इंडिया, बिलोंग्स टू टाटा ग्रुप। ऑब्वियसली डिमांड के टर्म्स में काफी सारे बड़े इवेंट है, जैसे G20 समिट, क्रिकेट वर्ल्ड कप, अपकमिंग फेस्टिवल एंड ट्रैवल सीजन। और अगर हम इनके फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था इनका फर्स्ट क्वार्टर में, जहां हमने देखा कि रेवेन्यू तकरीबन 17% से ग्रो हुआ था, ईबिटा 13% से, और पैट 30% से ग्रो होकर 222 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। ओवरऑल अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो कंपनी ने तकरीबन 1000 करोड़ का पैट दर्ज किया था। और कहीं ना कहीं कंपनी ने जो एसेट लाइट मॉडल की जो रणनीति अपनाई है, उसके चलते मुझे लगता है कि इनका जो प्रॉफिट है अगले 2 से 3 साल में 15 से 20% केगर से आराम से ग्रो हो सकता है। और 2025 या 26 में हम लोग 1500-1600 करोड़ का प्रॉफिट डेफिनेटली इंडियन होटल्स में देख सकते हैं। तो ये एक पिक रहेगी मेरी। हालांकि ये कंज्यूमर स्टेपल नहीं है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। और अगर मैं एफएमसीजी, कोर एफएमसीजी की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ एक छोटी कंपनी है बजाज कंज्यूमर, इसमें बेट करना चाहूंगा। करंट मार्केट प्राइस 254 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 280। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग है वैल्यू एडेड हेयर ऑयल कंपनी है आलमंड। परफेक्ट, आपकी ये 2 कॉल, इसको हमने एक्नॉलेज कर लिया। थोड़ा सा ना समय की कमी है और हमें ब्रेक भी लेना है दरअसल। तो बजाज कंज्यूमर हो गया, और इस सेगमेंट से जुड़ी हम, नॉट एग्जैक्टली एफएमसीजी नहीं, लेकिन इस सेगमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ी है इंडियन होटल्स,
इसके लिए जो टारगेट होगा 450 का, बजाज कंज्यूमर का टारगेट 280 का। एक सेक्टर का एनालिसिस किया, एफएमसीजी का हमने किया और इसके अलावा आईटी का किया। अब एक और दिग्गज सेक्टर जिसमें कि मार्केट कैप के लिहाज से दिग्गज कंपनी एनएससी की अगर हम बात करें, अगर हम निफ्टी की बात करें तो दूसरे नंबर पर वेटेज के हिसाब से रिलायंस की बात करेंगे। और इसके अलावा भी तमाम कंपनीज है इस सेक्टर में जो अपना रसूख रखती हैं और दमखम रखती हैं। नतीजे कैसे हैं जरा समझ लेते हैं। सौमित सरकार हमारे साथ हैं जो बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। सौमित बताइए फटाफट नतीजे कैसे रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो उनका नंबर pretty much इन लाइन था। O2C जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट और टेलीकॉम बिजनेस था उसके नंबर्स इन लाइन थे, बट रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट के जो नंबर्स थे वो मार्जिनली अबाउ थे एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के सामने। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, इन तीनों ही कंपनीज के नंबर्स खूब स्ट्रॉन्ग आए थे फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि जो मार्केटिंग सेगमेंट था उसके आउट परफॉर्मेंस के कारण ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवरऑल हमें देखने मिला ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से। अब गेल की अगर हम बात करें जो कि इंडिया का सबसे बड़ा गैस ट्रांसमिशन कंपनीज है, उसके भी नंबर्स अच्छे आए थे एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने, क्योंकि गैस मार्केटिंग सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतर था और ट्रांसमिशन बिजनेस के भी वॉल्यूम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो हायर साइड पे थे। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स था। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो महानगर गैस के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि लोअर गैस कॉस्ट होने के कारण उनके मार्जिन में एक ग्रोथ देखने मिला। बट IGL और गुजरात गैस की अगर हम बात करें तो उनके नंबर्स थोड़े बहुत वीक आए थे। गुजरात गैस के स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के सामने बहुत बड़ा मिस था। इनफैक्ट 25% लोअर आया था कंपनी का जो एबिटा था एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। बट अब आगे चल के अगर हम बात करें तो हायर क्रूड प्राइसेस और गैस प्राइसेस के कारण सारे ऑयल एंड गैस कंपनीज के अर्निंग्स पे एक दबाव बनने की एक्सपेक्टेशंस है, स्पेसिफिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस कंपनीज के लिए। और वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है गैस कंपनीज को आगे चल के, बट उसके लिए उन्हें अपना मार्जिन जो है उसे कम करना पड़ेगा। ये क्लियर एक इंडिकेशन मिला है हमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो O2C सेगमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में एक ग्रोथ देखने मिला है। और बाकी जो बिजनेसेस है रिलायंस के जैसे कि टेलीकॉम, रिटेल, और उसके नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन ही आ सकते हैं आगे चल के भी, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ तो देखने मिल रही है और जियो के सब्सक्राइबर बेस भी कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं। शुक्रिया सुमित। गिरीश सीधे आपके पास आएंगे। रिलायंस जो कि इतना बड़ा है ना कि इसकी छाया में ना बाकी जो सेगमेंट की जो कंपनियां हैं ना कहीं ना कहीं छिप से जाती हैं। रिलायंस चलता है तो भी फोकस में रहता है, नहीं चलता है तो इसलिए फोकस में रहता है कि चल क्यों नहीं रहा है। और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल थोड़ी सुस्ती का माहौल है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट थोड़ा सा रिड्यूस भी किया है, 3000 से घटा के 2821 किया है। इस सेगमेंट में आपको क्या पसंद है, रिलायंस पर ही दाव लगाएं या फिर कोई और पिक है आपके पास? और जरा अगर किसी और सेगमेंट में एफएमसीजी में अगर आपकी कोई पिक है वो भी शेयर कर दीजिए, समय थोड़ा सा कम है बस। ओके, तो बेसिकली ऑयल एंड गैस के अंदर जो सबसे बड़ा अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो विंडफॉल टैक्स का ही है। तो विंडफॉल टैक्स के लिए क्लैरिटीज बेसिकली बहुत सिंपल सी थी, क्योंकि विंडफॉल टैक्स $50 से बढ़ाकर $85 कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है जो ऑयल एंड गैस कंपनीज को लेकर है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि क्रूड एंड ये सब बहुत टेम्पररी सॉल्यूशंस रहते हैं। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर साउंड्स करेंगे। बट अगर मैं ऑयल एंड गैस की सेगमेंट्स पे बात करूं तो मेरा ऑलमोस्ट रिलायंस ही है, जैसे कि क्योंकि ओवरऑल काफी आप बोल सकते हो एक पूरा इकोसिस्टम कैरी करके चलता है। तो उस हिसाब से अगर मैं नतीजों के अनुमान के हिसाब से बात करूं तो मुझे रिलायंस ही ज्यादा बेटर लगता है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी। मेरा टारगेट इसको लेकर 3000 का है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। जो दूसरा पैरामीटर्स हमने लिया है वो गेल है। गेल के रिजल्ट्स ओरिएंटेशन काफी अच्छे थे, मार्जिन में काफी इम्प्रोवाइज करा था उन्होंने। 13% से 14% का मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 22% का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रोवाइज हुआ है। एबिटा भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, पैट भी 40% से बड़ा है गेल का। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमको काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो गेल के लिए हम 160 का टारगेट लेके चलते हैं। स्लो मूविंग स्टॉक रहता है बट डिविडेंड ओरिएंटेड भी है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं, क्योंकि एफएमसीजी में ऑलरेडी मैंने शेयर नहीं करा, बट मुझे ज्योति लैब ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है एफएमसीजी सेगमेंट्स के अंदर। 440 का एक लेवल है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग आया है, पैच भी काफी स्ट्रॉन्गली इंप्रूव करा है इन्होंने, मार्जिन भी 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव करे हैं। तो एक है ज्योति लैब और दूसरा आईटीसी ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड बिकॉज देयर आर सो मेनी पोर्ट्स ऑलरेडी डीमर्जर्स को लेके काफी अच्छा डिस्काउंटेड पे भी मिल रहा है। तो मुझे यहाँ से 550 का एक लेवल जरूर दिखाई देता है अगले 6 महीने। ये 4 शेयर गिरीश की तरफ से, आईटीसी दिग्गज एफएमसीजी का, ज्योति लैब्स अच्छी ग्रोथ वहां पर निकल के आती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उनके हैं।
इसके अलावा अगर रिलायंस पर भरोसा कायम है और भले ही मॉर्गन स्टैनली ने 3000 से घटाया और इनका कहना है कि नहीं, हम तो 3000 के साथ ही रहेंगे और टारगेट 6 महीने में ही ये अचीव हो जाएगा। चलिए शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो तीनों सेक्टर का हमने अच्छे से एनालिसिस किया और आपके लिए निवेश के मौके कहाँ पर बन रहे हैं, दिग्गजों में या फिर मिड कैप्स में, ये सारा एनालिसिस हमने किया। गिरीश जी और सनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज शो में जुड़ने के लिए और अपनी ये विचार साझा करने के लिए और अपने पिक्स भी हमें शेयर करने के लिए। अनीशा, विनी और समित, आपका बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन रिसर्च हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद ईटीनो स्वदेश पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।